नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। टेरर फंडिंग, लव जिहाद, हिजाब विवाद, आईसिस से लिंक, जबरन धर्म परिवर्तन, ट्रेनिंग कैंप लगाना, उन ट्रेनिंग कैंप्स में इस तरह के दस्तावेज मिलना जो आतंकी पाठशाला चलाते हों, आईसिस से लिंक, बाहर से फंडिंग, ये तमाम तरह के आरोप, इसके अलावा कट्टरवादी सोच और दंगाई मानसिकता, साउथ में राजनीतिक हत्याओं का आरोप, ये तमाम आरोप लगते हैं पीएफआई पर। आज 13 राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी हुई है। 106 गिरफ्तारियां हुई हैं जो पीएफआई से जुड़े लोग हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गाजियाबाद और कैराना में गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल टोटल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी कट्टरवादी सोच रखने वाले, आईसिस से लिंक रखने वाले, टेरर फंडिंग करने वाले, आतंक का साहित्य बांटने वाले ऐसे पीएफआई को सरकार बैन क्यों नहीं करती? इस पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जाता जो देश की एकता, अखंडता और तमाम चीजों के लिए, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है? उसको बैन क्यों नहीं किया जाता? यही हमारा मुद्दा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसी मुद्दे से जुड़ा केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सुनवाते हैं। पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई है। वह कार्रवाई जारी है। उसका डिटेल तो निश्चित तौर से जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो एनआईए के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन पीएफआई और सिमी, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले सिमी के नाम से जो लोग काम करते थे वही पीएफआई के नाम से काम करके उत्तर प्रदेश का और देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। और आज की यह कार्रवाई बड़ी गंभीर है, महत्वपूर्ण है और उसकी जांच की जो जानकारी है वो जब एजेंसी के माध्यम से आएगी तो सबको और उसका विवरण मिलेगा। मेरा इतना ही कहना है कि पीएफआई और सिमी में कोई अंतर नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। पीएफआई और सिमी में बिल्कुल अंतर नहीं है, इसलिए कि इस बात के सबूत हैं कि सिमी के बैन होने के बाद उसके लोग, उससे जुड़े लोग पीएफआई से जुड़ गए। मसलन पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल रहमान पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव रह चुका है। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे कि टेरर फंडिंग, लव जिहाद, हिजाब विवाद, आईसिस से लिंक, जबरन धर्म परिवर्तन, उत्तर से दक्षिण तक हिंसा फैलाने का आरोप, साथ ही साथ केरल में, कर्नाटका में राजनीतिक हत्याओं का आरोप, आरएसएस से जुड़े लोगों की हत्याओं का आरोप, ऐसे ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप जिसमें इस तरह के दस्तावेज मिलते हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का संकेत देते हैं। इस तरह के आरोप पीएफआई पर लगते रहे हैं। आज 13 राज्यों में जो छापेमारी हो रही है वो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुत देर हो रही है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस तरह के देशद्रोही संगठन को क्यों न बैन किया जाए, इसी मुद्दे पर हमारी आज की डिबेट है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा दें आपका। अशोक सिन्हा जी, संघ समर्थक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिन्हा जी। एके जैन साहब, रिटायर्ड डीजीपी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके अलावा हाजी हसन अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल एके जैन साहब से लेना चाहेंगे, इसलिए कि वो रिटायर्ड डीजीपी रह चुके हैं और वो इस तरह की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। जैन साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं देर तो नहीं हो चुकी है, इसलिए कि सिमी के बाद से जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने पैन इंडिया अपने पांव पसारे हैं और जिस तरह की ये सोच रखते हैं, उससे निश्चित रूप से इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ देश की कम्युनल हार्मोनी को भी खतरा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी ये आशा रखता था कि जब से उत्तर प्रदेश में इनका फुटप्रिंट मिला है पीएफआई का, चाहे वो सीए एनआरसी के दंगे हों, अभी प्रयागराज और कानपुर की घटनाएं हुई हैं, और कितनी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कि कई में जहाँ पे सर तन से जुदा वाली की घटनाएं हुई हैं, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में, वहाँ पर सब में पीएफआई का नाम आया है और देश में लोगों को इसको लेकर बेचैनी थी और सभी का ये मानना था कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। मैं समझता हूँ गृह मंत्रालय
कुछ और अधिक साक्ष्य जुटाना चाहता होगा और एजेंसीज का ये मत होगा जिससे कि कोई ट्राइब्यूनल में कोई स्टे वगैरह ना मिल जाए। तो अगर साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से किया गया है तो ये सराहनीय प्रयास है। ईडी को साथ में इसलिए लिया गया है क्योंकि फंडिंग हो रही है, हवाला से पैसा आ रहा है जी। तो उसके पीएमएलए के जो सेक्शंस हैं उनके तहत कार्रवाई के लिए ईडी को भी साथ में जोड़ा गया है, जो सराहनीय पहल है। कई स्टेट्स में एटीएस ने, वहाँ के पुलिस फोर्स ने सहयोग दिया है, वो उसकी भी प्रशंसा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान का शासन चलता है, यहाँ कट्टरपंथी सोच रखने वालों का शासन नहीं चलेगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हाजी हसन अहमद, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी साहब, आपसे अगला सवाल। पीएफआई पर तमाम तरह के आरोप हैं, टेरर फंडिंग के आरोप हैं, इसी तरह से लव जिहाद, हिजाब विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह कहा गया कि जब से पीएफआई ने इसमें दखल दिया तो पीएफआई के लिंकेज के उसमें संकेत मिले हैं, आईसिस से लिंक, और उसका जो पीएफआई का केरल मॉड्यूल था उस पर तो इतने आरोप लगे कि इन लोगों ने बाकायदा सीरिया में भेजा आईसिस के लिए ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पे उनके लिए काम करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ना पीएफआई बैन किया जाए? नहीं, बिल्कुल, अगर इस तरह के मौजूदा सरकारों को वहाँ की उन प्रदेशों की इतने साक्ष्य मौजूद थे तो ये कदम बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। बिल्कुल। और इसमें बहुत देरी की गई। हमारी एजेंसियां इतनी कमज़ोर नहीं है कि इतना टाइम लगे, बहुत लंबा वक्त लगा। इसको जो पहली वारदात में पहली उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई थी, उसी वक्त अगर इनके ऊपर होता तो इतना बड़ा जो इन्हीं ने कि शहर ब शहर इतना बड़े इन्हीं ने रैकेट बना रखे थे, शायद ये ना होता। अच्छा हाजी साहब, एक बात बताइए कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसलिए कि चलिए बाहर से चंदा आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका जो मॉड्यूल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका एक ट्रेनिंग कैंप कन्नूर पुलिस, नॉर्थ कन्नूर में पुलिस ने एक छापा मारा था जहां पे तलवार, बम, आदमी की तरह दिखने वाले लकड़ी के पुतले, देसी पिस्तौल और आईडी ब्लास्ट में काम आने वाली चीज़ें मिली थी। और इसी के साथ साथ ऐसा साहित्य मिला था जो आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने को प्रेरित करने वाला था। तो इनको सपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ? देखिए कितनी विडम्बना है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी पता नहीं किन और सबूतों का इंतजार किया जा रहा था। ये 2013 की बात है। 2013 से आज 2022 में भी 9वां महीना जा रहा है, यानी कि 10 साल लग गए। 9 साल 10 साल लग गए हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए साक्ष्य मिल गए थे। आईडी ब्लास्ट करने के लिए अगर कोई बच्चों का खिलौना नहीं था या कोई वो नहीं था, उसके बाद इतने साल लगे, तो यानी कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण था। इसकी भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसकी भी जांच सपोर्ट कर रहा है इनको, बिल्कुल ठीक बात है, फूल रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। आखिर इतने बड़े देश में पैन इंडिया इनका पेनिट्रेशन है तो कैसे फल फूल रहा था? हमारे साथ अशोक सिन्हा जी, संघ समर्थक, मौजूद हैं। अशोक जी, ये हाजी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि 2013 में या इतने लंबे समय से 2007 में गठन हुआ था, 2013 में इस तरह की चीजें मिली। वहाँ के हाई कोर्ट में भी कहा गया, वहाँ तमाम तरह की सरकारों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आखिर इतना टाइम क्यों लगा? आखिर इनको इंटरनल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? एक्सटर्नल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। देखिए, इसके लिए आपको भारतवर्ष में इस्लाम का जो स्वरूप है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। सारे मुसलमान कट्टर उग्रवादी संगठनों से नहीं जुड़े हैं। एक वर्ग है जो धार्मिक संगठनों से जुड़ा है और एक है जो पॉलिटिकल आकांक्षा लिए हुए वह तेज़ी से कट्टरपंथी के सोच से काम करता है। ऐसे संगठनों में सिमी भी एक संगठन था जिस पर पोटा के अंतर्गत 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। वही सारे लोग इसमें चले आए और सिमी उस समय बिल्कुल आतंकवादी निरोधक कानून ही लगा था उनके ऊपर, क्योंकि सारे सबूत मिले थे उस समय इसी प्रकार के। जो ये कार्रवाई हो रही है वो सेम अभी बिहार में जो छापेमारी हुई थी, आपको याद होगा किस तरह का साहित्य मिला था इनके पास से। आखिर ये कौन लोग हैं? इनको इंटरनल सपोर्ट कौन कर रहा है? अशोक सिन्हा जो मूल बात मैं कह रहा हूं कि संपूर्ण मुस्लिम समाज ऐसे संगठनों को सपोर्ट नहीं करता। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस देश में 72 फिरकों में रहता है और वह इस देश को मादरे वतन मानता है और चाहता है कि वो इस देश में हम इन लोगों से अलग होकर के रहें। इसलिए जब ये कार्रवाई हो रही है तो बहुत से मुस्लिम खुश भी होंगे, परंतु जिन लोगों के अंदर सोच ये है कि गजवा हिंद स्थापित हो, हंस के लिया है
पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, अगर यह सोच है उनके अंदर, तो ऐसे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। जी। अब जैसा हसन साहब ने कहा कि सरकार को जब पता था, सारे सबूत थे, देखिए आप किसी संगठन में प्रतिबंध लगा करके उसको तोड़ नहीं सकते। सिमी पर भी प्रतिबंध लगाया था, खत्म हो गया क्या? तो वो है, आवश्यकता है समाज में उसे एक्सपोज करने की, उसके और उसका खतरों जो को लोकल सपोर्ट है, बताने की, लोकल सपोर्ट को और खत्म करने की, उनके कमर को तोड़ने की। बिल्कुल। कमर क्या होती हाजी है? साहब आपसे इसका जवाब आर्थिक- चाहेंगे। हाँ। नहीं, आज से देखिए इसका जवाब- आपसे इसका जवाब 2013 में ये संगठन की ये एक्टिविटीज़ पकड़ी गई, कोर्ट तक मामला गया। जी बिल्कुल। और उसके बाद शायद 2013 में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी देश में, बिल्कुल। प्रदेश में भी शायद उन्हीं की थी जहाँ पे ये मॉडल पकड़ा गया। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे देश में एक मजबूत सरकार आई, मौजूद रही, और ये लगातार आरोप लगते रहे कि जो इसका सरगना है, जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता है, वो सिमी से आया है। तो इतना समय 10 साल लग गए। अरे जब हमें पता था, हमें जानकारी थी, और सवाल ये नहीं है कि जनता का सपोर्ट वो किस तरह से वरगला रहा था, और हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस टीमें होती हैं, आखिर उनका गठन किस लिए होता है? यही एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख के तो होता है उनका गठन। तो इतना समय क्यों दिया गया? सवाल ये है कि वो अपनी जहरीली मानसिकता को विस्तार फैलाने का उसको मौका क्यों दिया गया? सवाल ये नहीं कौन कौन जो सपोर्ट कर रहा था, उसका जो कर रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपनाए रही इतने समय तक? बिल्कुल ठीक बात है। जैन साहब का रुख करेंगे। 2012 में जैन साहब, केरल सरकार ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया था जिसमें यह कहा गया था कि सीपीआईएम और आरएसएस से जुड़े 27 राजनीतिक हत्याओं में पीएफआई का हाथ है। 2012 से ये चल रहा है मामला, 2013 में एक्सपोजर हो रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट भी उसके फौरन बाद ही आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं हमने देर तो नहीं की। और जहां तक लोकल सपोर्ट की बात है, हाजी हसन अहमद साहब भी बोल रहे हैं कि सरकारों को और पहले एक्शन लेना चाहिए, लेकिन फिर वहीं पे बात आके टिक जाती है कि क्या इनको लोकल सपोर्ट और क्या इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है? तो पॉलिटिकल सपोर्ट और लोकल सपोर्ट के बगैर ये संगठन इतने फल फूल थोड़ी सकते। सपोर्ट है, केरला में सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। केरल में राजनीतिक हत्याएं इनके द्वारा की गई हैं, परेड्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और यूनिफॉर्म तैयार की गई है। मैं एक बात मैं कहूँ, मतलब मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ कि किन किन गतिविधियों में ये लोग लिप्त हैं। तो ये तो समाज को सोचना होगा, और जो हमारे यूथ हैं उनको सोचना होगा कि इनके बहकावे में ना आए, इनके द्वारा दी गई प्रशिक्षण, इनके द्वारा दी गई स्पीचेस से रेडिकलाइज ना हो जाएं, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना कर लें, विदेशों में ना चले जाएं लड़ने के लिए। कितने जवान लड़के केरला से गए जो मारे गए अलग अलग देशों में, बिल्कुल, उनके घरों पर क्या बीतती होगी। तो ये तो हमें इसको सोचना होगा कि हमें इस देश को आगे किस दिशा में लेके जाना है। यहाँ पर हमें दंगे फसाद करने हैं या हमें यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है? ये तो बच्चों को सोचना होगा, परिवारों को सोचना होगा। जो ट्रेनिंग दे दे के ये लोन वुल्फ अटैक कराए जा रहे हैं, जैसे गोरखनाथ मंदिर पे हुआ, अन्य स्थानों पे हुए, ये इनकी रोकथाम कैसे हो, इस सबको देखना होगा, और इस सब पे बड़ी गंभीरता से लोगों को विचार करना होगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्रवाई कर रही है, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, इनके पदाधिकारी हैं जो कि इसमें लिप्त हैं, जो कि विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से पूरे देश से इसका समर्थन मिलेगा। बिल्कुल। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जितने मेहमान हैं सबका यही विचार है कि इनको जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं और जो बरगलाने वाले लोग हैं पीएफआई से जुड़े हुए या इस तरह के कट्टरपंथी सोच रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, उनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना पड़ेगा, धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू की बात हो या मुसलमानों की बात हो, कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि देश हित के बारे में सोचिए।
राष्ट्र हित के बारे में सोचिए, न कि सिर्फ एक छोटी चीज के बारे में सोचिए, और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ दीजिए जो देशद्रोही हो। देखिए, जब किसी मकान में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के जो एक्सपर्ट जाते हैं वो सबसे पहले सीट ऑफ फायर ढूंढते हैं। सीट ऑफ फायर, कहाँ से आग इनिशिएट हो रही है। इस घटना में भी ये देखना पड़ेगा कि ये जो विचार पैदा हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस विचार को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पैसा कौन दे रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं समझता हूँ भारत सरकार इस पर बहुत दिनों से निगाह रखी हुई थी, और जब IB ने रिपोर्ट किया है डिपार्टमेंट को, गृह मंत्रालय को, कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है और इस समय ही छापा मारना ठीक होगा, तो बहुत तैयारी करके, और खुद अजित डोभाल जो हमारे NSA हैं वो इसको केंद्र बिंदु हैं, और वो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने छापा मारवाने का कार्य किया है जी। ED, और ED है इन्वॉल्व, इसका मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है। और चूंकि उसमें और संगठन लगे हुए हैं। नहीं, ये भी आरोप लगे थे कि तबलीगी जमात, जिस वक्त कोरोना फैला था, ये भी आरोप लगे थे कि उसको भी फंडिंग PFI ने की थी। देखिए, PFI को फंडिंग कहाँ से मिल रही है, प्रश्न इसका है। PFI तो पा रहा है विदेशों से पैसा, और पैसा उसके बाद फिर वो ऐसी जगहों में पहुंचा रहा है और ट्रेनिंग भी दे रहा है इस प्रकार। डेफिनेटली। हमारे साथ अमीर शम्सी, नेता BJP, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शम्सी साहब। PFI जैसे संगठन जो एक तरह से दंगाई संगठन है, जो एक तरह से आतंकी संगठन है, जो टेरर फंडिंग करते हैं और टेरर फंडिंग के रूप में वो विदेशों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जो कट्टरवादी सोच रखते हैं, नौजवानों को बरगलाते हैं, देश की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान ने लड़ाइयाँ लड़वाने का काम करते हैं। इनको आखिर बैन क्यों न किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल है, जो कि हाजी साहब से भी पूछूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले अमीर शम्सी साहब से पूछूंगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये तो फिर रंग बदलते रहेंगे गिरगिट की तरह से। पहले सिमी था, उसके बाद PFI हुआ, आज की तारीख में इसको बैन किया जाएगा, फिर इस तरह के रेडिकल एलिमेंट्स फिर किसी दूसरी शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मेरे भाई साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब फायर ब्रिगेड जाती है आग बुझाने तो देखती है कि जगह कारण क्या है, किस वजह से आग लगी, क्या चीज़ है कि जो आग को भड़का रही है। ये जो PFI है, PFI का काम क्या है, आप देखिए, आप कहीं ना जाए, विकिपीडिया पे आप सर्च करिए, विकिपीडिया पे आप PFI लिखिए तो वो 2 लाइन में बताता है कि ये एक कट्टरवादी मुस्लिम संगठन है। तो कट्टरवादी मुस्लिम संगठन का क्या काम है, इसका काम है युवाओं को कट्टरता की तरफ धकेलना। ये संगठन जो काम करते हैं ये टोटल भारत के दुश्मन जो ममालिक हैं, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है? इनकी फंडिंग तमाम, इनकी देखिए, अब इनकी फंडिंग की अभी जांच हो रही है, इस जांच में सारी तथ्य सामने आ जाएंगे। ये तो है कि इनकी मनी ईडी इन्वॉल्व है। हाँ। इसका मतलब कि बाहर से फंड आ रहा है। नहीं, बिल्कुल बाहर से फंड आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, लोकल सपोर्ट आखिर क्यों इनको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है लोकल सपोर्ट? जैसे कि अभी हाजी हसन अहमद साहब बोल रहे थे कि बिना और जाहिर सी बात है, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के और बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर ही नहीं सकते। आखिर कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको? देखिए, इनको सबसे बड़ा, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश की राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे तथाकथित सेक्युलर दल, जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलरिज्म का बोर्ड गले में टांगे रहते हैं, सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े रहते हैं, और उनका काम क्या होता है, युवाओं को कट्टरवाद की तरफ ढकेलना। सेक्युलरिज्म की आड़ में वो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उनका इस तरह के संगठनों को वो समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी आड़ में वो वोट बैंक की राजनीति कर सकें, इनकी आड़ में वो मुस्लिम यूथ का रेडिकलाइजेशन करवा सकें और वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल कर सके। देखिए, मुसलमानों के रेडिकलाइजेशन से फायदा उठाने का काम हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर दल करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाजी हसन अहमद साहब, इनका ये कहना है कि इस तरह की बरगलाहट जो होती है वो पॉलिटिकल सियासी फायदे के लिए होती है। मान लिया चलिए कि सियासी लोग, सियासी पार्टियां इस तरह के फायदे के लिए युवकों को बरगलाती हैं। ऐसे में हाजी हसन साहब, बहुत एक स्वस्थ, बहुत एक हेल्दी डिबेट हम कर रहे हैं, ऐसे में क्या धर्मगुरुओं की भूमिका या इस तरह के नुमाइंदे, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हों, उनकी भूमिका बड़ी नहीं होती है कि वो राष्ट्रवाद की बात करें, वो कम से कम इस तरह के रेडिकल एलिमेंट से दूर रहने की नसीहतें दें? देखिए, बिल्कुल ये जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है, हर एक हिंदुस्तानी की है। बिल्कुल, हर एक हिंदुस्तानी इस जिम्मेदारी से ना भाग सकता है, ना अपना मुंह मोड़ सकता है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम कम से कम अपने परिवार में अपने बच्चों को कम से कम
देश से मोहब्बत किस तरह से की जाती है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि वतन से मोहब्बत निस्फुल ईमान, यानी कि आधा ईमान निस्फुल ईमान जो है, आधा ईमान आपकी वतन से मोहब्बत है। और जिसने मुल्क में गड़बड़ी फैलाई वो बिल्कुल किसी तरह से इस्लाम के उससे खारिज हो जाता है, जो अपने अमन अब शहर में अपने मुल्क में बड़े लोग अमन और चैन बड़े न लोग फैला आगे सके। क्यों नहीं आते? लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसमें देखिए कि दिल्ली में जंतर मंतर पे सभाएं की जा रही हैं, तलवार चलाने की कि किस तरह से कत्लेआम कर दो, इस तरह से गैंग बना के 20 लाख को मार दोगे तो ये होगा। तो एक अजीब सा समा है। इसी आड़ में बिल्कुल मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल शेल्टर के बिना इस तरह के गैंग, अभी ये एक पीएफआई उजागर हुआ है, इस तरह के बहुत से संगठन हैं जिनका काम सिर्फ यही नफरत फैलाना है, किस तरह से मुल्क का अमन और चैन खतरे में पड़े, सिर्फ ये फैलाना है। तो मेरी गुजारिश होगी एनआईए से और सरकार से भी और प्रदेश सरकारों से भी और तमाम पॉलिटिकल लीडरों से, रहनुमाओं से भी कि बिल्कुल इलेक्शन लड़िए, बिल्कुल इलेक्शन जीतिए, सरकारें बनाइए, लेकिन आप कम से कम हिंदुस्तान के अमन चैन को, यहाँ की गंगा जमनी सभ्यता को तो बरकरार रखिए। जब हम रहेंगे तभी तो आप हम पे राज करेंगे, जब हम रहेंगे नहीं तो आप किस पे राज करेंगे? अनिल शम्सी जी, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे प्रतिबंध होना चाहिए है, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारे देश के सौहार्द के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ हमारे देश के युवाओं के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इन पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मसला क्या रहा, मैंने जैसे कि पहले कहा कि हमारे देश में राजनीतिक स्तर इतना गिरा दिया गया था कि सेक्युलरिज्म के नाम पर और वोट बैंक के नाम पर इस तरह के संगठनों को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन अब ये नया भारत है, ये भारत बदल चुका है। अब नया भारत है और ये भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात करेगा, भारत की अखंडता की बात करेगा, भारत के सशक्तिकरण की जैन बात साहब, करेगा। एक सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, सिमी का रूप बदला, सिमी पे बैन हुआ, सिमी का रूप बदला, सिमी के सारे लोग इसमें चले आए। कल की तारीख में ये बैन होगा, इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे वो कल की तारीख में किसी दूसरी शक्ल में चले आएंगे। इस जो चेन, ये जो चेन बन रही है, इस चेन को कैसे तोड़ा जाए? ये तो चेन तो तोड़ने का काम किसी भी समाज के जो बुजुर्ग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, उसकी इंटेलिजेंशिया है, उनका काम है कि वो लोगों को समझाएं कि इससे इनके बहकावे में ना आए। ये तो बहका के और लड़ाई झगड़े करवा के, दंगे करवा के और निकल जाएंगे। जो गरीब है, जो रोज का कमाने वाला है, वो इस दंगे की आग में जलता है। तो इसलिए ये तो समाज को समझना होगा, किसी भी समाज में, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे कोई हो, अगर वो वहां पर कोई गलत कार्य कर रहा है तो वो तो उस समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंशिया है, उनका फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों को के बहकावे में ना आए और उनको समझाएं, और ये ना करें कि हम तो बैकग्राउंड में हैं, हम तो शांति प्रिय नागरिक हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, जो कर रहा है जो करने दीजिए। ये गलत एटीट्यूड है। मेरा ये मानना है कि हमें सबको खुलकर सामने आना होगा। एक जैसे कहा जाता है ना, टू कॉल अ स्पेड, जो बात है उसको कहनी होगी, यूथ को समझाना होगा कि आप किसी के कहने से गुमराह ना होइए। गुमराह होंगे तो बड़ा भारी नुकसान देश का होगा, परिवारों का होगा, बिल्कुल ठीक समाज बात का है, होगा और खून खराबा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक सिन्हा जी, हाजी हसन अहमद साहब, आप दोनों से एक चीज़ मेरे दिमाग में जो आ रही है वो कहना चाहूँगा, चूँकि आप संघ से जुड़े हुए हैं और आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। क्या अच्छा होता कि आरएसएस या संघ से जुड़ी या शिशु मंदिरों में और इसी तरह से मदरसों में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद पढ़ाया जाता? कितना अच्छा होता, कितना अच्छा भारत होता वो। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला जो सीट ऑफ फायर है वो एजुकेशन है। एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है, जब वहाँ पर हमें राष्ट्र प्रेम की बात, देश की बात और किन कॉमन प्लेटफार्म पर रह करके हम देश का भला कर सकते हैं, अपने अपने मजहब, अपने अपने पंथ का पालन करते हुए। देश बड़ा है, देश आगे है और भारतीय संविधान आगे है।
ये मानते हुए अगर काम किया जाए तो देखिए इसी क्रम में हमारे मोहन भागवत जी आज दिल्ली में आज मुलाकात की, गए बहुत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात और हुई है वो, जब उन्होंने बात कही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। और हाजी हसन अहमद साहब, मैं आपको थोड़ा कोट भी कर देता हूं, उसमें जो बातचीत हुई है उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र हुआ है और बहुत सार्थक बातचीत हुई है। जैसे हिंदू लोगों को काफिर ना कहा जाए, इसलिए कि काफिरों की परिभाषा शायद आपके वहाँ इस तरह की है जो किसी को ना मानता हो, लेकिन हिंदुओं का भी एक विश्वास है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उधर से भी ये कहा गया कि ये ना कहा जाए। तो एक बड़ी अच्छी डिबेट, बड़ी सार्थक डिबेट हुई है अशोक सिन्हा जी। तो उसका निष्कर्ष ही यही है कि इस भारत में विविध भाषा के, विविध पंथों के मानने वाले लोग रहते हैं, परंतु यह देश एक विश्वगुरु कैसे बनेगा, इसके लिए सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। अगर आप इस देश को मादर वतन मानते हैं तो आपको उसी आधार पे काम करना पड़ेगा, फिर आपका चिंतन भी वैसे ही होना चाहिए, फिर आपकी शिक्षा भी वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। हाजी हसन अहमद साहब, आपसे रिएक्शन। देखिए, जैसा कि मदरसों के सिलसिले में आपने कहा, मदरसे हमेशा से वतन की मोहब्बत में हमेशा से आगे रहे, जिसका सबूत है कि आज़ादी की लड़ाई में 40,000 उलमाओं की शहादत। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं उस पे। मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, तात्पर्य क्या था वो समझिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि पीएफआई जैसे लोग या कोई भी रेडिकल एलिमेंट किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ जो भी हो, ये सबसे पहले उसी ग्रॉस रूट पे अटैक करता है जहां पे बच्चे का दिमाग एक कच्चे मिट्टी के लोंदे जैसा होता है, ये वहीं अटैक करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर शुरू से ही शिशु मंदिर में और यहां पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्या कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। देखिए, पीएफआई और सिमी जैसी संस्थाएं अभी कई और जन्म ले लें तो भी भारत की अखंडता और एकता को मिसमार नहीं कर सकती। चंद्र लोगों को बहका जरूर सकती हैं, बिल्कुल चंद्र लोगों को जो मुट्ठी पे गिने चुने हुए हैं, और इनके मंसूबे इनके साथ जहन्नुमी वासिल होंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान अगर इनके उसमें खड़े हो गए जिस दिन, उस दिन वही काफी होंगे, एजेंसियों की जरूरत नहीं होगी इनको मार के यहां से कतरने। सवाल ये है आज सवाल ये है कि 2013 में हमारा ये पकड़ा जाता है इतना भारी मॉड्यूल जी, 13 से फंडिंग हो रही है विदेशों से, सबको पता है कहां से हो रही है, सबको पता है, पैनल में बैठे हुए हर आदमी को पता है, आपको भी पता है। लेकिन हमारी सरकारों की नाकामी है कि हम उनको लाल आंख दिखा के नहीं कह सकते कि खबरदार, आज के बाद अगर टेरर फंडिंग हमारे देश में हुई तो हम आप बिल्कुल ठीक बात है, खत्म कर लेंगे, उस पर नकेल कसनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है हाजी हसन अहमद साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। कुल मिला जुला के इस तरह के जो भी संगठन हैं जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं या कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं देशद्रोह का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं युवाओं को बरगला कर आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत जैसे देश से, उनको बरगला के वहां भेजते हैं, उनको जिसका इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि देर हुई है, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और पूरे देश में बैन होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहीं भी किसी भी रूप में अगर पनपने की कोशिश करें तो हमारे नौजवान कम से कम उनको इतना इल्म होना चाहिए कि इनको एक्सपोज कर सकें और इनको कहीं ना कहीं दूर से ही भगा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमिल शमसी साहब, अशोक सिन्हा साहब, AK जैन साहब और हाजी हसन अहमद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।